नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत की जनसांख्यिकी और उसकी आबादी के दिलचस्प आंकड़ों पर बात करने वाले हैं। देखिए, मानव संसाधन किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होते हैं और भारत जैसे विशाल देश के मामले में तो ये विषय अपने आप में बहुत ही रोमांचक हो जाता है। आज मैं आपके लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों का एक बहुत ही सरल और व्यवस्थित विश्लेषण लेकर आई हूं, ताकि हम इस भारी भरकम टॉपिक को आसानी से समझ सकें। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात स्पष्ट कर दूं। हमारा ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनर सीधे एक पाठ्य पुस्तक की तालिका से लिया गया है। हम यहाँ किसी बाहरी अनुमान या अपनी राय की बात नहीं करेंगे, बल्कि विशुद्ध रूप से उन्हीं प्रामाणिक आंकड़ों को देखेंगे जो इस स्रोत में दर्ज हैं। बस इन्हीं नंबरों के पीछे की कहानी को आज हम डिकोड करेंगे। तो चीजों को आसान बनाने के लिए हम इस डेटा को 5 स्पष्ट हिस्सों में बांट रहे हैं। भारत की विशाल जनसंख्या, फिर महिला पुरुष लिंगानुपात, उसके बाद शिक्षा का स्तर, फिर असमान जनसंख्या घनत्व और अंत में इसके बढ़ने और स्थानांतरण के कारण। बस इन्हीं 5 पॉइंट्स पर फोकस रहेगा। चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं, भारत की विशाल जनसंख्या। और ये रहा हमारा सबसे बड़ा आंकड़ा। 2011 की जनगणना के हिसाब से हमारी कुल आबादी लगभग 121 करोड़ दर्ज की गई थी। जी हां, 1 अरब 21 करोड़। सच कहूं तो ये नंबर इतना बड़ा है कि एक पल को दिमाग चकरा जाए। स्रोत में यह भी बताया गया है कि आज के समय में भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। ये 121 करोड़ सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि हमारे मानव संसाधन की कहानी का शुरुआती बिंदु है। इस 121 करोड़ को थोड़ा और करीब से समझते हैं। पूरी दुनिया का सिर्फ 2.4% हिस्सा हमारे पास है, लेकिन इसी सीमित जमीन पर दुनिया की 18% आबादी रहती है। इसे ऐसे सोचिए जैसे एक छोटे से कमरे में 18 लोगों को एक साथ रहने के लिए कह दिया जाए, जो दरअसल सिर्फ 2 लोगों के लिए बना था। है ना हैरान करने वाली बात? इससे एकदम साफ हो जाता है कि हमारे संसाधनों पर कितना भारी दबाव है। अब मजे की बात यह है कि देश के अंदर भी ये आबादी हर जगह बराबर नहीं है। पूरे देश की आबादी का लगभग छठा हिस्सा, यानी करीब 16.5% सिर्फ एक ही राज्य में रहता है, और वो है उत्तर प्रदेश। मतलब दुनिया के कई बड़े देशों की पूरी आबादी को मिला दें तो वो अकेले यूपी में समा जाएगी, और वहां की वृद्धि दर राष्ट्रीय दर से भी कहीं ज्यादा है। तो टॉप 5 सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य कौन से हैं? जनगणना के अनुसार नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और 5वें पर आंध्र प्रदेश। इसके बिल्कुल उलट एक दिलचस्प फैक्ट ये भी है कि 2011 के आंकड़ों के हिसाब से सिक्किम भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। आबादी के आकार की बात तो हो गई। अब आते हैं अपने दूसरे भाग पर, लिंगानुपात यानी महिला पुरुष के आंकड़े। तो लिंगानुपात या सेक्स रेशियो आखिर है क्या? स्रोत के अनुसार इसका सीधा सा मतलब है किसी भी दी गई जनसंख्या में हर 1000 पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या कितनी है। ये समाज में लैंगिक समानता को नापने का एक बहुत ही जरूरी पैमाना है। 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि हमारा राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात 943 है, यानी हर 1000 पुरुषों पर औसतन 943 महिलाएं। यह आंकड़ा साफ दिखाता है कि राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी एक फासला मौजूद है जिसे हमें भरना है। अब इस राष्ट्रीय औसत के पीछे राज्यों की स्थिति काफी अलग अलग है। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का प्रदर्शन काफी शानदार है, लेकिन यहाँ चार्ट में देखिए, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम वो राज्य हैं जहां लिंगानुपात सबसे कम दर्ज किया गया है। ये वाकई चिंता का विषय है। इसी तरह केंद्र शासित प्रदेशों में दमन और दीव सबसे नीचे हैं। मानव विकास की बात हो और शिक्षा का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमारा तीसरा भाग है साक्षरता का स्तर। 2011 के आंकड़ों में हमें एक बहुत बड़ी कामयाबी देखने को मिली। हमारी कुल आबादी का 73% हिस्सा साक्षर हो चुका है। इसका एक बड़ा क्रेडिट सरकार की उस नीति को भी जाता है जिसमें 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। 73% का ये नंबर एक प्रगतिशील देश की ओर बढ़ने का बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। इस 73% की असली अहमियत समझनी है तो जरा आजादी के वक्त को याद कीजिए। उस समय पूरी आबादी का सिर्फ छठा हिस्सा ही पढ़ना लिखना जानता था, और अब 2011 में देखिए 73%। ये सच में एक जबरदस्त छलांग है और हमारे निरंतर प्रयासों का बेहतरीन नतीजा है। और शिक्षा की इस रेस में सबसे आगे कौन है? टॉप पर है केरल, फिर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, उसके बाद मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा।
इससे एक बात साफ होती है कि छोटे और तटीय इलाकों ने साक्षरता में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जबकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य अभी भी 67.7% के साथ राष्ट्रीय औसत से पीछे चल रहे हैं। साक्षरता को समझने के बाद अब चौथे भाग पर चलते हैं, जनसंख्या घनत्व यानी आबादी का असमान वितरण। आसान भाषा में कहूं तो जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में कुल कितने लोग रह रहे हैं। इसी गणित से पता चलता है कि कौन सी जगह कितनी भीड़-भाड़ वाली है। और हमारे यहाँ ये भीड़ बहुत ही असमान तरीके से बंटी हुई है। सबसे ज्यादा घनत्व वाले टॉप 5 इलाके देखिए, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दमन और दीव और लक्षद्वीप। नोटिस किया आपने, ये सब भारी आबादी वाले और अत्यधिक शहरीकृत केंद्र शासित प्रदेश हैं। और दिल्ली तो बहुत बड़े मार्जिन से नंबर 1 पर है। लोग बेहतर मौकों की तलाश में इन्हीं शहरी इलाकों में सिमटते जा रहे हैं। चलिए, अब हम अपने इस एक्सप्लेनर के आखिरी और 5वें हिस्से में आ गए हैं, वृद्धि और स्थानांतरण के कारण। आखिर हमारी आबादी बढ़ क्यों रही है और लोग विस्थापित क्यों हो रहे हैं? यहां इस 31.2% के आंकड़े पर गौर कीजिए। लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं, खासकर रोजगार और बेहतर सुविधाओं के लिए। इसी वजह से 2011 में हमारी शहरी आबादी बढ़कर 31.2% हो गई। गांवों से शहरों की तरफ होने वाला ये पलायन आधुनिक भारत की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। हालांकि 1981 के बाद से हमारी जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार थोड़ी कम जरूर हुई है, जो अब करीब 1.64% सालाना है, लेकिन ओवरऑल वृद्धि तो जारी है। स्रोत बताता है कि इसके 5 मुख्य कारण हैं। पहला, दूसरे देशों से लोगों का आना। दूसरा और तीसरा है अशिक्षा और परंपरागत विचार। चौथा है यहाँ की उष्ण जलवायु। और 5वां बड़ा कारण है मृत्यु दर में कमी, जो हमारी बेहतर होती चिकित्सा सुविधाओं का सीधा परिणाम है। देखिए, किसी भी देश का असल लक्ष्य सिर्फ जनसंख्या बढ़ाना नहीं होता, बल्कि जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करना होता है। एक ऊंचे जीवन स्तर के सच्चे सूचक क्या हैं? न्यूनतम जन्मदर, न्यूनतम आश्रितों की संख्या, एक बेहतरीन जीवन स्तर और लंबी आयु। जब इन सब पहलुओं के बीच एक सही बैलेंस बनता है, तभी एक स्वस्थ मानव संसाधन तैयार होता है। तो इन सारे आंकड़ों पर बात करने के बाद एक बात तो एकदम साफ है कि शिक्षा, जनसंख्या घनत्व और प्रवास, ये सब आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। अब मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगी। जैसे जैसे लोग शहरों की तरफ जाते रहेंगे और पूरे देश में पढ़ाई लिखाई का स्तर और बेहतर होगा, तो भारत के अगले जनसांख्यिकी अध्याय में ये सूचक कैसा नया रूप लेंगे? क्या असमानता कम होगी या और बढ़ेगी? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार ऐसे ही कुछ दिलचस्प आंकड़ों के साथ फिर मिलेंगे।